अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे ये जो कल 26 नवंबर को इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च करने जा रही है, ये मुमकिन हो पाएगा या नहीं, क्योंकि इस हवाले से एक रेड अलर्ट जारी की गई है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने एक बड़ी अहम बात की है। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है और उन्होंने ये भी कहा है कि इमरान खान साहब के जलसे में दहशतगर्दी हो सकती है। इस हवाले से राना सनाउल्लाह साहब क्या फरमा रहे हैं, पहले आप ये सुन लीजिए, फिर हम इस हवाले से। इमरान खान साहब, ये अब बेमकसद इज्तिमा जो है इसे आप मुलतवी कर दें। तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रेड अलर्ट के तौर पे हुकूमत को आगाह किया है। इससे कोई भी दहशतगर्द तंजीम या दहशतगर्द जो है वो फायदा उठा सकता। आपको भी जो है वो खतरा लाहक है। जलसा के चारों अतराफ जो है वो सख्त हिफाजती इंतजाम होना चाहिए। बुलेट प्रूफ जो इंतजामात हैं उनको किसी भी जो है वो वक्त जो है वो ना हटाया जाए। एक तरफ जहां पर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है, वहीं पर लोकेशन जहां पर जलसा करना है वो कई मर्तबा तब्दील हो चुकी है। पीटीआई का जो मरी रोड पर जलसा करने के लिए जो मरकजी स्टेज था उसको फिर एक दफा तब्दील कर दिया गया है। फैजाबाद के करीब नाजरीन ये स्टेज जो है वो तैयार करने की इसकी तैयारी जारी थी, लेकिन अब एक दफा फिर से इसको कैंसिल कर दिया गया है और अब ये 6 रोड पर जो है वो मरकजी स्टेज लगाया जा रहा है। यहीं पर पीटीआई की क़यादत जो है वो उस पर इत्तफाक भी उन्होंने किया है और क्योंकि कहा यह जा रहा था कि फैजाबाद में सिक्योरिटी खदशात जो हैं ज्यादा हैं, इसलिए वहां पर स्टेज नहीं लगाया जाएगा। इसके साथ साथ नाज़रीन बात करेंगे अब इमरान खान साहब चूंकि इस मार्च की क़यादत भी करेंगे, तो अब ये जो मार्च है जिसमें बहुत सारी इस वक्त कॉम्प्लिकेशंस हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि इस जलसे को मुलतवी किया जाए, तो क्या इमरान खान साहब हुकूमत की बात मानेंगे या नहीं, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ इस वक्त जो सियासत में कशीदगी हुई है, कहा यह जा रहा था कि जो नए आर्मी चीफ हैं उनकी तकर्री के हवाले से काफी कॉम्प्लिकेशंस है, लेकिन अब यह मामला हो चुका, नए आर्मी चीफ की तकर्री हो चुकी, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ की तकर्री हो सकी, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, लेकिन क्या अब इसके बाद सियासी कशीदगी खत्म होगी या नहीं, इस पे बात करेंगे। उधर ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ जाएंगे और इसी साल ही आएंगे। इस पर बात करेंगे, क्या वाकई नवाज शरीफ साहब फाइनली वतन वापस आ रहे हैं या नहीं, या ये भी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा की तरफ से एक नॉर्मल स्टेटमेंट है जैसे माजी में दी जाती रही है। प्रोग्राम पे नाजरीन इन दोनों मुख्तलिफ टॉपिक से बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज करूंगी, मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं अनवर रज़ा साहब, और आज हमें स्पेशल स्टूडियो में जो है वो ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नईम महबूब साहब ने, और हमें टेलीफोन कॉल के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेटर आजिज धामरा साहब। सर, प्रोग्राम का आगाज मैं आपसे ही करूंगी। सर, चूंकि आप हुकूमत का पार्ट है, बहरहाल आप इस चीज को डायरेक्टली तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन चूंकि आप हुकूमत का पार्ट है तो आपसे जानना चाहूंगी कि इमरान खान साहब की जान को खतरा तो है, रेड अलर्ट तो जारी की है राना सनाउल्लाह साहब ने, यानी कि हुकूमत की तरफ से एक रेड अलर्ट जारी हुई है, लेकिन इमरान खान साहब तो कल ये जलसा करने जा रहे हैं। सर, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर आपका करने की कोशिश करते हैं। जी सर, आपको मेरी आवाज? जी सर, आपको सुन पा रहे हैं? जी, ये मुझसे सवाल था आपका? जी सर। देखिए, पहली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली बात तो आपने जो इंट्रो दिया और आज सारा दिन ये खबरें गर्दिश करती रही, उससे पहले भी करती रही हैं कि इमरान खान ने जो एक अपॉइंटमेंट को नजर में रख के जो अपनी सियासत का आगाज किया था और एक ऐसे लॉन्ग मार्च का आगाज किया जो एक सूबे से एक सूबे तक जो है वो महदूद है, वो सूबे से बाहर जो है वो निकलने के लिए तैयार नहीं है, या तो डेलिबरेटली उसको डिले किया जा रहा था। 26 तारीख जो उन्होंने दी थी कि हम बड़ा एक सरप्राइज देंगे, मेरे ख्याल में उससे पहले उनको सरप्राइज मिल चुका होगा। एक नॉर्मल की रूटीन की अपॉइंटमेंट थी, जो एक इंस्टीट्यूट है, आईनी इदारा है, उसकी अपॉइंटमेंट होती है, उसको पीटीआई ने पहली मर्तबा पाकिस्तान में इतना कंट्रोवर्शियली बना लिया था। मगर ये अच्छा और एक शगन है कि जो सीनियरिटी के बुनियाद पर जब अपॉइंटमेंट्स हुई है नंबर 1 और 2, तो उसको ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी बैनुल-अक़वामी लेवल पे एक अच्छी नजर से देखा जा रहा है। बाकी रहा कि वो शॉर्ट मार्च करते हैं, लॉन्ग मार्च करते हैं, पिकनिक मार्च करते हैं, खूनी मार्च करते हैं, फितना मार्च करते हैं, जो भी करें, पाकिस्तान में जमहूरियत है और उनको पूरी आजादी है कि वो
अपने उस पैरामीटर में रहते हुए सियासत करें, मगर एक सिक्योरिटी अलर्ट जारी है और फेडरल गवर्नमेंट के जिम्मेदार मिनिस्टर ने उसकी आज एक बार फिर इस तरफ इशारा किया है। तो मेरे ख्याल में पीटीआई की सारी क़यादत को बैठ के इस बात पर गौर व फिक्र करना चाहिए कि क्या पाकिस्तान को मुतमिल हो सकता है कि इस तरह की किसी भी कशीदगी का। अल्लाह माफ करे, मैं कह रहा हूं कि इमरान खान साहब की सेहत और जिंदगी, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। हम मुखालिफ है नजरियाती तौर पर, सियासी तौर पर, मगर मैं दुआगो हूं कि वो सेहत भी उनकी ठीक रहे और जिंदा भी रहे और महफूज भी रहे किसी भी हमले से। तो बहरहाल एक दुश्मन मुल्क के दुश्मन लोग भी इस तरह के मौके के इंतजार में रहते हैं। तो वफाकी हुकूमत ने अपने इंटेलिजेंस की बुनियाद पर शेयर किया है, पूरी कौम के साथ मौक़िफ़ शेयर किया है। डेफिनेटली पीटीआई को उस बात पे गौर व फिक्र करना चाहिए। आजिज साहब आपसे सवाल करना चाह रहे हैं नूर साहब। आजिज साहब ये फरमाइएगा कि खान साहब ने अब जब एक अहम इदारे की तकर्री भी हो चुकी और उसके बाद उनका मुतालबा था कि इंतखाबात की तारीख मिलनी चाहिए, अब वो कहते हैं कि अगर इलेक्शन हो भी जाएं तो वो कानून की हुक्मरानी के लिए हकीकी आज़ादी मार्च को जारी रखेंगे। इससे वो क्या मकसद हासिल करना चाहते हैं? बड़ा बुनियादी सवाल है आपका। देखें, खान साहब ने जो अपनी सियासत अपोजिशन की शुरू की थी, वो शुरू की थी साइफर से, रेजिम चेंज से, और अमेरिका के खिलाफ लोगों को इतना भड़का दिया था। हम बारहा टॉक शोज के अंदर पीटीआई से डायरेक्ट राब्ता तो नहीं है, कहते रहे हैं कि आप अपने इस लॉन्ग मार्च को अमेरिका मुर्दाबाद मार्च का नाम क्यों नहीं देते, या मिसाल के तौर पर कल जो वो धरना देने आ रहे हैं या जलसा करने आ रहे हैं, कह दें कि जी अमेरिका मुर्दाबाद जलसा कर रहे हैं हम, मगर वो ये भी नहीं कर रहे हैं। उनके ऊपर हमला होता है, वो अपनी एफआईआर नहीं कटवाते, कहते हैं जी मेरे चीफ मिनिस्टर कमजोर है और वो एफआईआर नहीं काट सकते। तो अदालत में जाना चाहिए, क्योंकि पीटीआई छोटे छोटे मामला को अदालत में घसीटती है। तो चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट चली जाए या चीफ मिनिस्टर को कहें कि इस्तीफा देके कंटेनर पे आ जाए। ये सारी चीजें नहीं कर रहे हैं। अब वो अपॉइंटमेंट के हवाले से भी कह रहे हैं कि जी खुशाइंदा है, और सीनियर एक जनरल जो है 4 स्टार बन के आसिम साहब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए हैं, उस बात से भी हट गए। अब वो कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन अपने टाइम पे होते हैं तो उन्हें वो भी एतराज नहीं है। तो फेस सेविंग की इनको जरूरत है, अदरवाइज इनकी अब कोई पॉइंट नहीं रहती कि किस तरह की ये एहतजाजी तहरीक चला रहे हैं और किसके खिलाफ चला रहे हैं, पॉइंट क्या है। इनके पास सारा मटेरियल खत्म हो गया एहतजाज का, मगर ये आजादी की तहरीक जो है। यही सवाल था मेरा आपसे कि साइफर से मामला शुरू होते हुए नए आर्मी चीफ तक ही मामला गया और उसके बाद से अब सिर्फ महदूद रह गया है इलेक्शन की डेट तक। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब अब आपको पिंडी से भी इलेक्शन की डेट नहीं मिलेगी, जिसके लिए आपने सारा जलसा शुरू किया था वो अब आपको नहीं मिलेगा। तो यानी कि इमरान खान साहब को कोई इलेक्शन की डेट नहीं देने वाले आप लोग? मेरे ख्याल में कोई भी जमहूरी और सियासी कारकुन से लेके और जो शख्स भी जमहूरियत पे यकीन रखता है, क्योंकि जब इलेक्शन होती है तो अवाम को मैंडेट देते हैं 1 मैन 1 वोट के बुनियाद पर कि 5 साल के लिए आपको मैंडेट है कि आप अपनी क़यादत का इंतखाब करें। 5 साल के लिए इंतखाब में फिर ये एक आईनी ऑप्शन मौजूद होता है कि असेंबली में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का एक आईनी आपके पास रास्ता होता है। और ये जो हुकूमत चेंज हुई थी उस आईनी तरीकेकार के मुताबिक हुई थी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत ये हुई। इनके इत्तेहादियों ने उनका साथ छोड़ दिया था, हालांकि इनके जो लोग पार्टी छोड़ चुके उनका एक भी वोट इस हुकूमत के खाते में नहीं है, जैसा कि हम कहें कि जी लोटाक्रेसी को हमने फरोग दिया है। तो इत्तेहादी किसी वक्त भी इत्तेहादी पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। तो सवाल बुनियादी तौर पर यह कि 5 साल का मैंडेट है। ये असेंबली 5 घंटे भी पहले, मैं जाती तौर पर और मेरी पार्टी इस बात पे खड़ी है कि 5 घंटे पहले भी ये असेंबली डिसॉल्व नहीं होनी चाहिए और इलेक्शन अपने वक्त के मुताबिक होने चाहिए। मैं डिबेट में अपने महबूब साहब आपको शामिल करूंगा कि क्या माशी बदहाली और सियासी अदम इस्तेकाम और मुनक़सिम माशरे में सिविल और मिलिट्री ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते? क्या ये कोई सियासत होगी? आप क्या समझते हैं? जी रज़ा साहब, बिल्कुल आप का ये जो सवाल बड़ा वैलिड है। सिविल और मिलिट्री जो ताल्लुकात हैं वो बिल्कुल होने चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि फ़ौज का जो आइनी किरदार है, जिस तरह कि अपना आर्मी चीफ जो हैं अपना कमर जावेद बाजवा साहब ने भी कह दिया है कि एपॉलिटिकल फ़ौज का किरदार रहेगा और गैर सियासी रहेगा। और मेरा ये ख्याल है कि जो आने वाले नए सरबराहान हैं
उनका भी यही तोरा इम्तियाज भी और अब तक जो रेपुटेशन उनकी सामने आई है वो भी फौज को सियासत में नहीं धकेलना चाहते। मुल्क तो हम सबका ना, मुल्क हम सबका है, होना चाहिए। सियासी होना एक अलग बात है, लेकिन इस मुल्क की बका के लिए, इसके माशी हालात को बेहतर करने के लिए क्या अगर फौज अपना कोई किरदार अदा करती है वो पॉजिटिवली, तो क्या ये सियासत होगी? नहीं, ये सियासत नहीं होगी, ये बड़ा मुस्बत इक़दाम है। लेकिन इसके साथ साथ ये ना अनवर रज़ा साहब कि फौज तो चले अगर ये करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ तमाम सियासतदानों को, तमाम पॉलिटिकल जमातों को भी सोचना होगा कि हमें जो आप देखें ना अरबों रुपए के अवाम के टैक्सेस पे आप तमाम सहूलियात, आपके TADA, आपकी तनख्वाहें, आपको बड़े बड़े बंगले, आपको हेलीकॉप्टर, जहाज़ों के टिकट तक दिए जाते हैं, लेकिन आप असम्बली में बैठ के अवाम के फलाह बहबूद या उनकी गुर्बत दूर करने के लिए या महंगाई, मुल्क से महंगाई के खात्मे के लिए क्या कर रहे हैं या उनको रोजगार दिलाने के लिए ये कह रहे हैं, इस चीज़ का इबहाम भी है और किल्लत भी है। और ये अब तमाम सियासी जमातों को सोचना होगा कि हमने अवाम के लिए क्या करना है, और आखिरकार अवाम ये तमाम सियासी जमातों को पूछेंगे कि आपने हमारे लिए किया क्या है। लेकिन एक और सवाल ये भी है नईम साहब कि अब जब तमाम मामलात जिनके ऊपर इमरान खान साहब लेकर आ रहे थे, ये जलसा या ये लॉन्ग मार्च या हकीकी आज़ादी इसको कह लें, लेकिन अब जब उनकी मोस्टली चीजें जो उनके मुतालबात थे वो कहीं ना कहीं तो रिजॉल्व हो गए और उनको इलेक्शन की डेट से भी इतना कोई मसला नहीं है, तो फिर अब ये किस लिए कशीदगी जो है वो जारी है? एक्चुअल ये है कि देखें, ये ऐलानात वो पहले से कर चुके थे, उनका एक पूरा प्लान था, और जो कि मैं समझता हूँ कि वो शायद वो उस प्लान से पहले ही बहुत से ऐसे काम हो गए उसमें, जिस तरह देखें ना, एक पहले भी वो फरमा रहे थे और बात ऐसे भी है कि एक रूटीन की पोस्टिंग थी और उसको इस कदर मुतनाज़ा किया गया पिछले 4-5 माह के दौरान, और मुल्क को अदम इस्तेकाम की तरफ धकेलने की भी भरपूर कोशिश की। ये बात खान साहब को सोचनी होगी और ये उन्हें करना पड़ेगा कि मुल्क इंतशार, नफरत या मुल्क के जलाओ घेराव से नहीं चलेगा, और ना ही अवाम, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम इसको पसंद करेंगे। और लॉन्ग मार्च मैं नहीं कहता, आप खुद देख लें, आप खुद मुआजना कर लें, पाकिस्तान के अवाम भी मुआजना कर रहे हैं कि लॉन्ग मार्च जो चला था वो चलते चलते किस नौयत तक पहुंचे, और कल भी आपको सामने नजर आ जाएगा। बेसिकली तो वो जो तैनाती को मुतनाज़ा करना चाहते थे वो मामला उससे पहले हल हो चुका है, और ये खान साहब के पास देखें, अब खान साहब को ये बताना होगा कि वो हकीकी आज़ादी की डेफिनेशन उनकी नजर में क्या है और वो हकीकी आज़ादी चाहते किससे हैं, हाँ वो कहते किसको हैं, ये उनको बताना होगा अवाम को कि ये अब पाकिस्तान के अवाम आजिज साहब से पूछ लेते हैं, वो भी सियासतदान है, मे भी शायद उनको डेफिनेशन कोई पता हो कि हकीकी आज़ादी की क्या डेफिनेशन है, जहाद की क्या डेफिनेशन है। सर देखें जी, वो तो इमरान खान का फलसफा मैं आज तक समझ नहीं पाया। आप मुझसे क्या पूछ रही हैं? अगर मैं आपसे पूछूं और आप पूरी कौम से पूछें, वो कोई बता नहीं सकेगा कि इमरान खान की बेसिकल फिलॉसफी है क्या। मैं तो ये कहता हूं कि एक नाकाम शख्स जो एक सूबे में हुकूमत उनकी अपनी काम कर रही है, चीफ मिनिस्टर के अपनी डिवीजन, अपनी डिस्ट्रिक्ट, अपनी तहसील में हमला होता है और साहब मौसूफ FIR कटवाना चाहता है, FIR जो है वो पुलिस नहीं काट पा रही, पुलिस जो है वो अंडर आती है चीफ मिनिस्टर के, और गुस्सा उतारते हैं गवर्नर हाउस के दरवाजों के ऊपर, उनको आग लगाते हैं, उनको बड़ा भला कहते हैं। अब ये सवाल इमरान खान से कौन पूछे? उनकी तो गालिम गलोच ब्रिगेड जो है वो तैयार होती है कि यहाँ से आप इमरान खान से कोई हकीकी सवाल करें। मैं तो कहता हूँ हकीकी आजादी के जो अलमबरदार इमरान खान, पहले तो हकीकी सवालों के हकीकी जवाब दे दें, उसके बाद हकीकी आजादी का मफहूम आपको समझ में आ जाएगा कि उनका एक्चुअली मकसद क्या है। और दूसरी बात, अभी जो आपने बड़ा वैलिड सवाल किया था कि क्या सियासी क़यादत को और अस्करी क़यादत को, एस्टेब्लिशमेंट को एक पेज पे होना चाहिए, मैं कह रहा हूं कि मौजूदा सिचुएशन में डे बाय डे पाकिस्तान की ये नीड है, पाकिस्तानी कौम की ये नीड है और इस सिस्टम की ये नीड है कि हमें एक पेज पे होना चाहिए, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को एक पेज पे होना चाहिए और अपने अपने नजरियात के तहत अवाम के पास फिर जाना चाहिए। अवाम की मर्जी होनी चाहिए कि वो किसको अपना मैंडेट देती हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पीपुल्स पार्टी की जदोजहद ये रही पूरी जिंदगी कि इदारे जो है, क्योंकि हम हमेशा विक्टिमाइज होते रहे इन इलेक्शनों के, हम हर इलेक्शन के बाद उस विक्टिमाइजेशन के खिलाफ जदोजहद करते रहे और हमारा मुतालबा ये था कि इदारे जो है अपने जो लीगल फ्रेमवर्क है उनके अंदर काम करें, आईनी जो जुरिडिक्शन है उनकी उसमें काम करें, इदारे न्यूट्रल हों। ये हमारी जदोजहद थी और मेरे ख्याल में पीपुल्स पार्टी
का हर कारकुन खुश है कि हमारी जदोजहद कम से कम कामयाब हुई, कि इदारे अगर न्यूट्रल हो रहे हैं तो ये हमारी जदोजहद का समर है। मगर बदकिस्मती से एक ऐसा शख्स जो जलसों में कहता है कि इदारों को न्यूट्रल होना चाहिए और सियासत में मुदाखलत इदारों की नहीं होनी चाहिए, मगर वही शख्स जो है वो इदारों के न्यूट्रल होने पे नाराज है। उनको मीर जाफर कह रहा है, उनको जानवर। इसी से रेलिवेंट एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि तो क्या खान साहब जो लॉन्ग मार्च ला रहे हैं उनका मकसद ये है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से नई तारीख लेने के लिए उनसे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं? आप इसको इस तरह देखते हैं? बिल्कुल मैं इस तरह नहीं देख रहा हूं। अब इमरान खान की सियासत जो है कल के, खासतौर पर कल के बाद जो है वो एक फेस सेविंग लास्ट सीन था इस ड्रामे का, जो प्रेसिडेंट एक तोशा खाना चोर के पास जाते हैं और उस इदारे की, अहम इदारे की अपॉइंटमेंट पे अगर उनसे कोई मशवरा हुआ है तो मशवरा तो नहीं किया होगा उन्होंने मेरे ख्याल में, या किया भी होगा, मगर ये एक फेस सेविंग थी कि प्रेसिडेंट साहब उनके पास गए और आज ये कह रहे हैं, ये ढोल बजा रहे हैं कि जी हम भी मुबारकबाद देते हैं और हम खुश हैं इस अपॉइंटमेंट में। भाई अगर आप खुश हैं इस अपॉइंटमेंट में तो बाकी आप किससे ये डेट मांगने जा रहे हैं? अभी तो 29 तारीख के बाद जो है वो न्यू जो आपकी लीडरशिप है एस्टेब्लिशमेंट की, आर्मी की, वो अपना काम शुरू करेगी। तो अभी तो एक नोटिफिकेशन हुआ है, बाजवा साहब 29 तारीख तक बैठे हुए हैं, तो ये डेट किससे लेने जा रहा है? ये सवाल है। लेकिन आजिज साहब एक बात ये भी बताइएगा कि हमारी सियासत और हमारी हुकूमत में जो बैरूनी मुदाखलत है वो रही है, और अभी एक अमरीकी स्कॉलर है वो कहते हैं कि नए आर्मी चीफ जो हैं वो हालात को बेहतर करने के लिए इंतखाबात की तारीख में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए सियासी लीडरशिप का अहम रोल होगा, खासतौर पर जो इत्तेहादी हुकूमत है उसका अहम रोल होगा, और नए आर्मी चीफ जो है वो पेशावराना तौर पर एक अपनी इदारे के हवाले से उनको लीड करेंगे। मगर ये सारी जो डेट होगी या इलेक्शन होगी, वो देखिए 2023 वैसे भी इलेक्शन का साल है ना आपका, तो इमरान खान का जो प्रेशर था अप्रैल 2020 का, 2022 से अप्रैल से जब से वो इक़्तिदार से निकले, तो वो हर 15 दिन के बाद कहते थे कि मुझे डेट चाहिए, और अपने पार्टी को एंगेज करते थे कि जी हम हर हफ्ते के बाद आपको ये डेट मिल जाएगी, डेट मिल जाएगी। गो कि अभी आप जा रहे हैं 2023 में, और 2023 वैसे भी इलेक्शन का साल है, आज नहीं तो कल अपने टेन्योर पे जब ये इलेक्शन होगी तो इमरान खान साहब एक बार फिर कंटेनर पे आ जाएंगे और कहेंगे कौम को कि देखो जी मेरे प्रेशर से इलेक्शन हुए, मगर क्योंकि 2023 इलेक्शन का साल है और 2023 में ये इलेक्शन होने हैं। मेरा सियासी तजुर्बा ये कहता है कि ये असेंबली अपना वक्त जो है वो पूरा करेगी। अच्छा सर, जाते हुए एक और सवाल का जवाब भी देते जाइएगा। शाहिद हक्कान अब्बासी साहब ने बड़ी मुख्तलिफ बात की है। वो ये कह रहे हैं कि मुल्क का निजाम चलाने के लिए नैब का इदारा खत्म करना होगा और एहतसाब के लिए हमें एक नया इदारा या एक नया अमल जो है वो उसके लिए जाना होगा। सर आप उनकी इस तजवीज से एग्री करते हैं? बड़ी माजरत के साथ मुझे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, क्योंकि हमारे इत्तेहादी भी हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, मुझे उनके लिए एहतराम और इज्जत है, मगर मैं ये समझ रहा हूं कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। आपको याद होगा कि 2017 के अंदर पीपल्स पार्टी ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था सेनेट और कौमी असेंबली में। मैं सेनेट में हिस्सा था और एतजाज हसन साहब और हमारी सारी क़यादत की स्पीचेस ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस आप देख लें। हमारी पार्टी लीडरशिप, जरदारी साहब का, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मौक़िफ़ देख लें, ये रिकॉर्ड चेक करें और आप इन प्रोग्रामों में कौम को बताएं कि हम चीख कर बोल रहे थे जब ये सुप्रीम कोर्ट में एहतसाब का ये चल रहा था, जिसमें नवाज शरीफ साहब नायल हुए थे। हमने कहा था कि ये नैब हो या एहतसाब ब्यूरो हो, ऐसा पाकिस्तान में कोई एहतसाब का पार्लियामेंट से मंजूर शुदा कोई मैकेनिज्म नहीं है। पहले तो आए कि कानून बनाए। पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं है एहतसाब का। तो जब तक कानून नहीं बनेगा और एहतसाब पार्लियामेंट के थ्रू नहीं होगा, वो एहतसाब इन इदारों के थ्रू फरमाइशी प्रोग्राम होगा, किसी ना किसी को एतराज होता रहेगा। तो ये बात जो शाहिद खाकान अब्बासी ने आज की है, हमने 2017 में जोर देकर ये बात की थी जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। नैब के हवाले से भी कुछ अमेंडमेंट्स की तो थी इमरान खान साहब ने, एहतसाब के अमल को मजबूत बनाने की कोशिश तो की थी, लेकिन जब आप लोगों के इत्तेहादी हुकूमत आई तो उन चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया।
की थी 2019 में, जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर की हैसियत में कराची में आए थे। एक तकरीब को खिताब करते हुए उन्होंने कहा था कि नेब मेरे दोस्तों को तंग कर रही है। और वो जब इस्लामाबाद गए थे तो उन्होंने अपोजिशन से बात किए बगैर, किसी को एतमाद में लिए बगैर उन्होंने अमेंडमेंट की थी नेब में। तो जो शख्स कह रहा था कि मुझे एहतसाब करना है, वो अमेंडमेंट क्यों कर रहा था और किन दोस्तों को, उनके कौन से दोस्तों को नेब तंग कर रही थी? आज मालूम हो रहा है कि जी शहजादी गोगी थी, जो पंजाब सुबह उनके रहमो करम पे था, ट्रांसफर पोस्टिंग उनके रहमो करम पे थी। तो इस तरह की सूरत हाल खुद इमरान खान पैदा करते रहे। और एक वीडियो जो नेब चेयरमैन के खिलाफ आई थी, उसके बाद नेब चेयरमैन ने उस वक्त की रूलिंग पार्टी पीटीआई के खिलाफ, उसके किसी भी शख्स के खिलाफ कार्रवाई करना बंद कर दी थी। तो मैं इस बात का हामी हूं कि पार्लियामेंट जो है फिलफोर तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप बैठ के एहतसाब के लिए कानून साजी करें और कानूनी तौर पर एक इदारा बनाएं जो पार्लियामेंट के मातहत हो, वो किसी फरमाइशी, किसी एक चेयरमैन, एक फर्द के मातहत ना हो। अगर पार्लियामेंट इसमें रोल प्ले नहीं करेगी, कोई कानूनी एक इदारा नहीं बनेगा, तो इस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान को आने वाले कल और दौर के अंदर भी सामना करना पड़ेगा इस तरह की सिचुएशन में। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर आजिज धामरा साहब मौजूद थे। ब्रेक का वक्त है नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम नईम साहब से पूछेंगे कि ये जो बार बार लोकेशन चेंज हो रही है, अगर पिंडी की बात की जाए तो वहां पर भी मकाम 2-3 दफा तब्दील हो चुका है स्टेज लगाने का, जो मरकजी स्टेज लगाना है। तो क्या जो पंजाब हुकूमत है, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत है, तो वहां पर भी क्या सिक्योरिटी प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड नहीं की जा रही, जो बार बार स्टेज की जो है वो लोकेशन तब्दील की जा रही है? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे और एक दो और मौजूआत भी नाज़रीन उस पर बात करेंगे, साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे लॉन्ग मार्च के हवाले से, और इस वक्त जो शाहिद खान अवाई साहब ने जो अहम स्टेटमेंट दी थी कि मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए नैब का दायरा ख़त्म करना होगा और एक नया एहतसाब का निज़ाम लाना होगा, इन इशूज़ पे बात कर रहे थे। इन्हें तमाम इशूज़ पे बात करने के लिए हमें इस वक्त ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली गौहर बलोच साहब ने। सर बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम को टाइम दिया। सर, कल इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च के लिए आ रहे हैं। इमरान खान साहब अपने इस हकीकी मार्च की, इस लॉन्ग मार्च की क़यादत भी करेंगे, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने उनको रेड अलर्ट जारी किया है। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के जलसे में दहशतगर्दी हो सकती है। सर, इस पर हुकूमत इस वक्त, बाय द वे, वैसे आपकी जुरिस्डिक्शन तो नहीं आती है चूंकि इस वक्त आप इस्लामाबाद के अंदर या फेडरल के अंदर हुकूमत को देख रहे हैं, लेकिन स्टिल क्या इस हवाले से हुकूमत कुछ कर रही है इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बुनियादी तौर पर तो आपसे, मतलब आपके प्रोग्राम की, मेरा मतलब है वसातत से, मैं ये पूछने की जसारत करूंगा कि वो एक ट्रक लाहौर से चला था, तो उसका अभी तक वो लापता है। सबसे पहले तो उस ट्रक का पता करना चाहिए कि वो किस मुकाम पर पहुंचा है, उसके साथ कितने करोड़ अवाम चल रहे हैं, और वो किसी कैमरा पर या किसी जगह पर नजर नहीं आ रहा, तो उस ट्रक को ढूंढना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इमरान न्याजी साहब जो है, आपको पता है कि वो डे 1 से जो है वो सिर्फ इंतशार की सियासत करते हैं, और उनका मकसद ये होता है कि या वो मतलब है कि वोट चुरा के या किसी चोर दरवाजे के जरिए इक्तदार के ऊपर बरजमान हो, और अगर वो इक्तदार के ऊपर बरजमान ना हो तो वो 2013 के धरने हो, या मतलब है कि वो सुप्रीम कोर्ट पर हमला हो, या वो मतलब पीटीवी के ऊपर जो है वो उनके हमला हो और उसके ऊपर कब्जा किया जाए, सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द कब्रें खोदी जाएं, इस्लामाबाद की असम्बली के जंगलों के ऊपर शलवारें लटकाई जाएं, या फिर जो है वो इस्लामाबाद की अमलाक को आग लगाई जाए। ये है इमरान खान साहब का किरदार। जब वो मतलब है कि इक़्तिदार से थोड़ा सा अलग होते हैं तो उनका ये है। अभी भी 2 सूबों में उनकी हुकूमतें हैं और एक इस्लामाबाद और मरकज में हुकूमत नहीं है, तो आप देख लें कि वो मतलब है कि मुल्क में किस किस्म का कोहराम बर्पा करने के दर पे होते हैं। एक हमारे इदारे को जिस तरह से कि उन्होंने अपनी गालम गलोच ब्रिगेड के जरिए
पूरे पाकिस्तान ने देखा कि किस तरह से उन्होंने मतलब है कि वो मतलब गालियां दिलवाई, क्या क्या कुछ किया। फिर एक आर्मी चीफ के ओहदा को उन्होंने मुतनाज़े बनाने की एक आईनी अमल है, एक कानूनी अमल है और एक बड़ा सिंपल अमल है, उसको उन्होंने किस कदर मुतनाज़े बनाने की कोशिश की और किस तरह से पाकिस्तान की अफवाज को मतलब है कि तकसीम करने की मतलब नाकाम कोशिशें की और मुतनाज़े बयान दिए। तो मैं समझता हूं कि खान साहब का मैटर नहीं करता कि वो कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, क्या करेंगे। बहरहाल अब कौम जो वो राग अलाप रहे थे और जो उनकी असल तकलीफ की वजह आर्मी चीफ की तकर्री थी वो तो हो चुकी है। अब खान साहब शौक से आए और शौक से चले जाएं। मेरा ख्याल है कि ये उनका आना जाना पाकिस्तान के लिए को बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, सिर्फ इस हद तक है कि वो उनकी वजह से कोई इंतजार ना फैले। बाकी आपने जो पॉइंट उठाया दहशतगर्दी की बात की है आपने कि इस तरह के, देखिए पहले भी एक वाकया हो चुका है बिल्कुल, और खान साहब हर वाक्य पर सियासत करते हैं, हर वाक्य को मतलब है कि वो ट्विस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो जाहिर है मुल्क में हालात तो इस तरह से हैं, हमारे मुल्क ने हमेशा से, हमारे मुल्क के अफवाज ने, हमारे मुल्क की आवाम ने हमेशा से दहशतगर्दी का डट के मुकाबला किया है। चलिए अली साहब, हम भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला, इसके खदशात भी रहते हैं। जी ये सारे हालात बेहतर करें। लेकिन मुझे ये फरमाइएगा कि मुल्क में तशद्दुद और इंतशार के नतीजे में अगर माशी सूरत मज़ीद ख़राब होती है तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्योंकि जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो तो हुकूमत की होती है कि वो हालात को बेहतर करे। अपोजिशन तो इस तरह के मामलात और इस तरह के हालात पैदा करती है। जी बिल्कुल, आपने मुनासिब बात की है, आपका सवाल मुनासिब है, लेकिन मैं ये अर्ज करूंगा कि आपके इल्म में है कि जो पाकिस्तान के हालात का, अगर मुआशी हालात का हम मुआवजा करें तो हमें 2013 से 2018 का टेन्योर भी जरूर माइंड में रखना चाहिए। जी जी। खान साहब इक़्तिदार पर गैर आईनी तरीके के साथ बरजमान हुए हैं 2018 के इलेक्शंस में, और उससे पहले आप देख लें कि एक टाइम था जब डॉलर जो था वो 110 तक था, जब बिजली सस्ती थी, 5 रुपए यूनिट जिम्मेदार को मिला करता था, जब अद्वियात सस्ती मिली करती थी, जब आटे, चीनी और घी के रेट, हत्ता कि चीनी को 40 से 140 रुपए तक और 120 तक पहुंचाने वाले तो खान साहब हैं, आटे को महंगा करने वाले खान साहब हैं, बिजली के रेट्स को महंगा करने खान साहब हैं, और सबसे बढ़कर ये कि ये कहते थे IMF के पास नहीं जाऊंगा, मैं खुदकुशी कर लूंगा। IMF के पास गए, लेकिन IMF के पास जाकर किया क्या? पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लिए। 4 साल में पाकिस्तान की मईशत की तबाही की, 4 साल के अंदर। और जाती दफा भी आपको पता है जिस तरह से उन्होंने भयानक शराइत पर कर्जे लिए थे, और उन कर्जों को मुल्क पर लगाने की बजाय ये और अपने हवारी इनके उड़ा गए और खा गए। यही वजह, आज भी मुआशी हालात बहुत अच्छे नहीं है, मैं बिल्कुल इस बात को तस्लीम करता हूँ, लेकिन उसकी वजह खान साहब है। इस नौबत तक खान साहब ने पहुंचाया है। मुस्लिम लीग नून आती है, लेकिन अली साहब अब आपकी इत्तेहादी हुकूमत को भी वक्त हो चुका है, और इसहाकडार साहब को भी इसीलिए लाया गया था कि इसहाकडार साहब बहुत बेहतरी भी करेंगे। उन्होंने कहा भी था कि देखिए मेरे आते ही डॉलर जो है वो 7 से 8 रुपए कम भी हुआ है और इसमें और भी कमी आएगी इंशाल्लाह, लेकिन वो डॉलर दोबारा से बढ़ना शुरू हो चुका है। और ओवरऑल अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो उसमें भी कहा यह जा रहा है कि जो डिफॉल्ट करने का जो खदशा है वो बढ़ता जा रहा है। सर देखिए, खुदा न खास्ता पाकिस्तान ने कभी भी डिफॉल्ट नहीं किया, और इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट और अभी भी पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। और जाहिर है कि जब इतने मखदूश हालात में पाकिस्तान की मईशत को संभालना पड़ेगी, तो मैं अर्ज कर रहा था कि नून लीग ने अपने दौर में, जब 2013 में भी हम बरसर इक़्तिदार आए थे, उस वक्त भी हमें चैलेंजेस थे, आज हमें उससे भी बढ़कर चैलेंजेस है। लेकिन ये भी देखना है कि इस नौबत तक पहुंचाने वाला कौन बंदा है, इस नौबत तक पाकिस्तान को कौन लेकर गया। 2018 में ग्रोथ रेट 6 था, आज किधर है? लेकिन मैं एक बात आपके प्रोग्राम की वसातत से जरूर करूंगा कि पाकिस्तान इंशाल्लाह डिफॉल्ट नहीं करेगा। मुश्किल हालात जरूर हैं, उसके लिए दिन रात जो हमारी टीम है, मुआशी टीम है, सियासी टीम है, मियां नवाज शरीफ साहब की ज़ेरे क़यादत, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के की जो टीम है वो काम कर रही है। और इंशाअल्लाह ताला लोगों की तवक्को है कि जिस तरह से 2013 में पाकिस्तान की तारीकियां दूर की गई, लोड शेडिंग का खात्मा किया गया,
सी पैक जैसे प्रोजेक्ट को लेकर आए। अब भी इंशाल्लाह यही टीम पाकिस्तान की मईशत को बेहतरी की तरफ लेकर जाएगी। आपकी इजाज़त से नईम महबूब से सवाल पूछना चाहूँगा कि राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब आपको पिंडी से तारीख नहीं मिलेगी, उनका इशारा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है। अगर उन्हें वहाँ से तारीख नहीं मिलती फिर इस लॉन्ग मार्च का मकसद क्या होगा, और अगर उनका मकसद पूरा ना हुआ तो फिर क्या वो धरना भी दे सकते हैं यहाँ पर, या सिर्फ जलसा करके चले जाएंगे? अनवर, इस तरह है कि बिल्कुल आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है, जैसा कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है, लेकिन वो क्योंकि लॉन्ग मार्च और फिर वो जो उनके मुतालबात थे वो करते करते फ़ौज के नए सरबराहान की तैनाती को मुतनाज़ा बनाना, धरना देना, फिर इजाज़त मांगना इस्लामाबाद के अंदर फैज़ाबाद इंटरचेंज को बंद करने का प्लान, ये सारे प्लान उनके धरे के धरे रह गए। क्योंकि आपने देखा है कि जिस तरह फैज़ाबाद पे उन्होंने स्टेज लगाने की कोशिश की, वो चेंज हुआ, फिर चेंज करते करते रहमानाबाद तक वो मामला पहुँच चुका है। अब रहमानाबाद में एक तरफ तो आप स्टेज लगा रहे हैं, वो जो आपके मुतालबात थे, क्योंकि इमरान खान साहब ये भी कह चुके हैं एक खिताब में कि शायद हमें 10 माह तक बैठना पड़े, तो इसलिए ज़हनी तौर पे वो ये भी ध्यान है कि अगले साल अपने वक्त पे ही इलेक्शन होंगे। उनके एक बयान में ये आ चुका है, गवर्नमेंट भी कह रही है, ठीक है, और गवर्नमेंट भी कह रही है, और मेरा ख्याल है कि मारिया बिल्कुल ऐसी है, और हमारी बात ये कि ये फैसला तो आइन और कानून के मुताबिक ही होना है, ठीक है। जो अब हुकूमत है उनके तहादियां, इन्होंने मुल्क के लिए बड़े मुश्किल फैसले किए हैं। अब जब इन्होंने अवाम में जाना तो ये करके जाएंगे ना। अनवर, मैं ये समझता हूँ कि ये इन्होंने इंतहाई मुश्किल फैसले किए और सारी जिम्मेदारी अपने आप पे ले ली। जिस तरह महंगाई का तूफान बढ़ा, क्योंकि आपको पता है कि अद्वियात के रेट किस तरह बढ़े, नैब ने अद्वियात के मामले पे तहकीकात स्टार्ट की, तो वो बंद किसने कराई? ओपन सीक्रेट्स हैं कि जो कहते थे कि मैंने एहतसाब करना है, मैंने चोरों को नहीं छोड़ना, मैंने डाकुओं को नहीं छोड़ना। जो देखें ना, ऑन रिकॉर्ड है कि खान साहब ने जिस तरह के परवेज़ इलाही के खिलाफ जो बयानात दिए, मैं वो अल्फाज रिपीट नहीं करना चाहता, या शेख रशीद के मुतालिक जो अल्फाज इस्तेमाल करे वो उनकी कैबिनेट का हिस्सा हूँ, और आज वो वज़ीर आला पंजाब हो, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है जहाँ पे 10 से 12 करोड़ अवाम बसते हैं। KPK एक बड़ा सूबा है, तो मुल्क में आधे से ज्यादा उनके फॉलोअर्स तो ये मानने को तैयार ही वो यू टर्न लेते हैं, या ये सारा नहीं। तो आप देखते हैं खान साहब ने रियासत मदीना का नाम लिया, आपने चीन के तर्ज हुकूमत पे बात की, आपने मलेशिया के लिए बात की है, तो आपने मुख्तलिफ, आप किसी एक बात पे ठहरते ही नहीं, आप आज बात और करते हैं। ये अवाम को देखना होगा आज मुल्क, अगर मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ इस बात से, हम भी देखते हैं। देखें इस वक्त अनवर, वो जो ख़तरनाक सूरत हाल है, एक तो आपके ज़र मुबादला के ज़खायर 7.8 के करीब स्टेट बैंक की ये रिपोर्ट है। दूसरा ये कि रवां माली साल के दौरान तकरीबन $22 अरब पे करना है हमने वापस, ये रवां माली साल के दौरान, और अभी तक 4.25 जो है अरब डॉलर का इंतज़ाम हो चुका है। और अभी आपको पता है कि हमारे बिजनेस कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा मसाइल हैं डॉलर्स की वजह से, डॉलर्स मुल्क में नहीं है, ठीक है। और अभी आज की बात है, किसी मुझे माशी माहिर एक बड़े बैंकर ने बताया कि हमें वजारत ख़जाना की तरफ से ये अहकामात मिले हैं कि आप खुद डॉलर्स मैनेज करें, गवर्नमेंट आपको डॉलर नहीं देगी हमारे पास, लिहाजा अपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को इक्वल लेवल पे लाएं और खुद मैनेज करें, हम कुछ पे नहीं करें। और बड़ी सूरत माशी तौर पे और अली गौर साहब, जिस तरह नईम महबूब साहब बता रहे हैं माशी सूरत का, तो क्या आप इंतखाबात तक इस तमाम सूरत को बेहतर कर सकेंगे? क्योंकि जब आप हल्कों में जाएंगे डेफिनेटली लोग आपसे ये सवाल जरूर पूछेंगे अगर आपने रिलीफ ना दिया। देखिए, बिल्कुल आपने देखा कि जिस तरह से पिछले दिनों में रिलीफ दिया गया है, एक पैकेज जिम्मेदारों के लिए बिजली का जो है वो मतलब है कि काफी सस्ता पैकेज दिया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने। फिर एक उसमें खाद का कीमतें कम की हैं। ये तो इन मखदूश हालात में आप देख लें कि वो उन्होंने खातिर ख्वाह, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया है। इसके साथ साथ अभी और भी चैलेंजेस हैं। अभी कोई ये मतलब है कि मैं नहीं समझता कि ये अभी हम मंजिल मकसूद पर पहुंचे, लेकिन अगर हम 2013 के चैलेंजेस को तस्लीम करते हुए और बेहतरी लेकर आए थे, तो अब वाले चैलेंजेस टाइम थोड़ा जरूर है, लेकिन जब हम इलेक्शन में जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला अवाम को रिलीफ दे चुके होंगे, पाकिस्तान को दोबारा से उस मुआशी पटड़ी पर चढ़ा देंगे अल्लाह के फजलो करम से और मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, कि जिसका अवाम तवक्को करते हैं। लेकिन अभी चैलेंजेस बाकी हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत दरकार है और वो टीम जो है वो मेहनत कर रही है। अली साहब अब आपके कायद के लिए हालात बड़े साजगार, बड़े मुवाफिक हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब वतन वापस आए और अपना जो इलेक्शन कैंपेन है शुरू करें। तो कब तक वापस आएंगे? आज ख्वाजा साहब भी कह रहे हैं कि दिसंबर के एंड तक वो वापस आ जाएंगे।
जी जाहिर है मतलब है कि जो ख्वाजा साहब के जिस तरह से कि आप उनका बयान कोट कर रहे हैं तो वो मतलब है कि वो आला क़यादत के साथ राब्ते में है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि नवाज शरीफ साहब वो लीडर हैं जिन्होंने जो 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। उन्होंने चागी के मुकाम पर उस वक्त धमाके किए जब पूरी आलमी दुनिया का उनके ऊपर एक प्रेशर था। और अली साहब उनकी इन काविशों को तो कोई इनकार नहीं करता, लेकिन अब तो हमें इस वक्त उनकी ज़रूरत है। मुल्क को इस माशी गर्दाब से निकालने के लिए हम सबको एक पेज पर होने की ज़रूरत है और जो कौमी लीडर्स हैं उनको वतन वापस आकर किरदार अदा करने की ज़रूरत है। जी जी बिल्कुल आपने बजा फरमाया है। तो मैं भी आपको यही कह रहा हूँ ना कि जो ख्वाजा साहब ने बयान दिया है कि वो दिसंबर के एंड तक इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। अभी भी हमारी जो क़यादत है मतलब जिसमें शहबाज शरीफ साहब है और बाकी जो हमारी सीनियर लीडरशिप है वो तमाम मियां नवाज शरीफ साहब के तमाम फैसले उनकी मशावरत के साथ ही किए जाते हैं और उनके विजन के मुताबिक ही पाकिस्तान को चलाने की कोशिश की जा रही है। तो आने वाले वक्त में भी इंशाअल्लाह ताला आप दिसंबर में देखेंगे कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। ना सिर्फ वो आकर मतलब है कि पार्टी की क़यादत को दोबारा संभालेंगे बल्कि वो जो हमारे आने वाले इंतखाबात हैं पूरे मुल्क के जनरल इलेक्शन जो कि अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे, जो आईनी मुद्दत है उसको पूरा करके वो मियां नवाज शरीफ साहब की ज़ेरे क़यादत ही मुस्लिम लीग नून इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। नाज़रीन हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली गौहर साहब थे। ब्रेक का वक्त है नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे शाहिद खान अबाई साहब ने जो कहा है मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए नैब का इदारा ख़त्म करना होगा और एहतिसाब का नया निज़ाम लाना होगा। क्या शाहिद खान अबाई साहब के पास कोई और जिस नए निज़ाम की वो बात कर रहे हैं कोई नए आइडियाज़ हैं या महज इस निज़ाम को ख़त्म करने की बात की जा रही है? ब्रेक के बाद से बात करेंगे। नाज़रीन साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन बात कर रहे हैं हम शाहिद खान अबाई साहब जो साबिक वजीर आजम भी रह चुके हैं। वो ये कह रहे हैं कि मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए नैब का जो इदारा है उसको ख़त्म करना होगा और उन्होंने ये भी कहा है कि एहतिसाब के लिए एक नए निज़ाम की ज़रूरत है, उसको बनाने की ज़रूरत है। नईम साहब आपकी तरफ आऊंगी, कहिएगा ये जो शाहिद खान अबाई साहब ने मशवरा तो बहुत अच्छा दिया है, जैसे आप बात भी कर रहे थे कि नैब है, FIA है, एंटी करप्शन है, सो हमें एक प्रॉपर इदारा बनाना चाहिए। ये तो उन्होंने कह दिया कि इसको ख़त्म करें, लेकिन उन्होंने सजेशन नहीं दी कि नया निज़ाम आएगा कैसे, लाएगा कौन। मारिया ऐसे है कि देखें शाहिद खान अब्बासी साहब ने ये मुतालबा किया और बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह के पहले भी बता रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कि उन्होंने अपने अदवार में नैब को ख़त्म करने के हवाले से एक बाज़ाब्ता न सिर्फ कोशिश की थी, उस पर उस वक्त मुखालफत की गई। ठीक है, मसला ये कि एहतसाब ज़रूर होना चाहिए करप्शन के ख़िलाफ़, लेकिन जब आप तीन इदारे बनाएंगे, एक तरफ एहतसाब बन गया, एहतसाब से पहले जो है वो सूबाई एंटी करप्शन के इदारे मौजूद थे चारों सूबों में और इसके अलावा फेडरल इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी एक एंटी करप्शन एजेंसी है जिसने बड़े बड़े मेगा स्कैम्स अगर आप देखें तो वो किए। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हमारी जो भी हुकूमत आती है वो इन इदारों को यूज करती है अपने मकासद के लिए, दूसरे अपने मुखालफिन को ब्लैकमेल करने के लिए। जो भी काम करवाएं अफसरान बात नहीं मानते, अच्छा कवानीन मौजूद हैं, ये बात नहीं कि कवानीन मौजूद है, लेकिन बात ये मारिया देखना ये है कि उस पर अमल दरामद कौन करेगा और क्या ऐसे अफसर हैं आपके पास, यकीनन है, ऐसी बात नहीं है कि सारे ही करप्ट हैं, बड़े बड़े ईमानदार अफसर भी हैं। तो उन ईमानदार अफसरों को फ्री हैंड होना चाहिए कि वो कानून और आइन के मुताबिक जो कवानीन है उनके मुताबिक वो भले गवर्नमेंट का आदमी हो या अपोजिशन का हो या कोई सरकारी अफसर हो। लेकिन नईम साहब ये बताइए कि क्या शाहिद खान अब्बासी साहब को नैब के खात्मे के बयान से इमरान खान साहब यही करते थे, उनकी बात को तकवीत नहीं मिलेगी कि जब ये हुकूमत में आएंगे तो नैब का इदारा खत्म करेंगे क्योंकि ये अपने केसेस खत्म करना चाहते हैं। इमरान खान साहब के तो बयानी बहुत सारे हैं ना और हमेशा वो अपने बयानिए से हटे भी हैं। ठीक है, बात ये कि बात ये कि आप देखें ऑन द रिकॉर्ड, आपको पता है कि जिस तरह ही PTI की हुकूमत आई तो सबसे पहले मेडिकल की फील्ड में एक बहुत मेगा स्कैम सामने आया और जिसपे उन्होंने सिर्फ अपने वजीर को वजारत से हटा दिया। नैब ने उस पर तहकीकात स्टार्ट की, ये ऑन द रिकॉर्ड है कि नैब हुकाम ने हमें भी बताया, आपको भी बताया होगा कि वो हुकूमत के प्रेशर पे वो इंक्वायरियाँ क्लोज हुई और आज भी अगर उन इंक्वायरी को किया जाए, देखें ना नैब हेलीकॉप्टर केस कर रहा था और अभी पिछले दिनों KP के गवर्नमेंट ने जो मालूम जब्बा केस था, फिर इसके अलावा वो जो उनका बस सर्विस थी KPK की उसका था, शुगर स्कैम था।
तो शुगर स्कैम का क्या बना? देखें उसमें जो हुआ है इस मुल्क के साथ कि जिस जालसाजी से सारा वो किया गया, 50 या 48 रुपए की चीनी को 150 रुपए तक ले जाया गया है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हुकूमत बिल्कुल मुलव्वस थी, उनके वज़रा भी मुलव्वस थे, और जिस तरह ट्रांसफर पोस्टिंग पहले भी है। यानी कि इमरान खान साहब कहने का मतलब इमरान खान साहब ने भी इसको अपने मकसद के लिए यूज किया है, जहां पर उनको ये ओपन सीक्रेट है। मुझे ये बताएं कि खान साहब जिस वक्त परवेज इलाही साहब के खिलाफ जो बयान जो लैंग्वेज यूज करते थे, आज अगर उन्हीं का कैंडिडेट एक इत्तेहादी सीएम पंजाब पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का, तो आप क्या समझते हैं कि वो अपनी किसी बात पे, अपने किसी बयाने पे खड़े होते हैं? एहतसाब आज मसलन तोशा खाना केस है, देखें हमारे जो जर्नलिस्ट हैं इबरार साहब, उन्होंने आपको पता कि 24 महीने पहले ये एप्लीकेशन दायर की थी, और इसमें हमने उनसे मुख्तलिफ, बल्कि आपको याद होगा उनको धमकियां भी दी गई, सब कुछ। इवन दैट कि उसमें जो जस्टिस थे हाई कोर्ट के, उनकी वो जो स्वात में घर था तारीखी, उसको भी उन्होंने कहा था कि हम सासाजात में या उसमें एसेट्स में करना चाहते हैं, जैसे ही उसको उनको भी रोकने के लिए ब्लैकमेल किया गया था। तो आज मेरा ख्याल है कि और जिस तरह जिस तरह लोगों को ह्यूमिलिएट करता है, ये बात बिल्कुल शायद खान अब्बासी की बात, कोई भी अगर आपने मुल्क को चलाना ना, तो फिर आपको नैब के कोई भी निजाम को तब्दील करने की जरूरत है, क्योंकि आपको याद होगा कि नैब पहले अरेस्ट करता है बंदे को, उसके बाद वो उसी ने साबित करना है कि वो चोर है कि नहीं है। लेकिन देखें अच्छा, ये देखें एक और जो है ना, नैब में सबसे जो नैब में फ्लॉज है, एक तो रिमांड का दौरानिया बहुत लंबा था, बहुत ज्यादती है। दूसरा, मुझे ये बताएं कि किसी भी मुल्क में इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का ये काम है कि पहले वो करप्शन के शवाहिद को हासिल करें, जिस तरह कि एफआईए करता है। एफआईए ने कभी भी शवाहिद हासिल करने से पहले मुकदमा दर्ज नहीं किए। नैब ये कहता है कि जनाब आप पे फलां साहब, आप पे जनाब ये इतने मिलियंस की करप्शन का इल्जाम है, अब आप साबित करें कि आप बेगुनाह हैं। यार व्हाट इज दिस? और फिर आपको ये भी कौन सा कानून है? दुनिया का कोई कानून हम अगर मुल्क के इदारों में बेहतरी की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है हम पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं। आपको याद होगा कि हम हमेशा ये कहते रहे हैं कि फिर नैब का एहतसाब कौन करेगा? यस, क्योंकि नैब में बैठे लोगों को आपको पता है किस तरह प्री बार्गेनिंग होती रही, किस तरह अंडर द टेबल मामला तय किए गए। आप इसके कितने बड़े मुकदमात आप के सामने साल फैसले हो जाते हैं, लेकिन उन पे अफसरान अमल दरामद करने के लिए रेडी नहीं होते हैं, उन पे अमल दरामद नहीं होता, उनके खिलाफ सजाएं नहीं होती, और वो कुछ अरसे के बाद अभी भी आप देख लें जिस तरह के नैब के रेफरेंसेस थे ना, जिन पे वो डटे हुए थे, आज वो वापस हो गए, एक नोट पे वापस हुए, एक डायरेक्शन पे वापस हुए। तो बात ये कि आप जब पहले इन्वेस्टिगेशन करें, और दूसरी बात ये कि जो जरूरत है ना मेन, देखिए एहतसाब का एक ही इदारा होना चाहिए, भले वो नैब हो, भले एफआईए हो, या एंटी करप्शन हो, जो एक इदारा हो। मुझे ये बताइएगा, चलिए ये तो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त, इस पर बड़ी डिबेट भी होती रही। ये बताइए कि क्या इमरान खान साहब इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में इलेक्शन की तारीख हासिल कर लेंगे, और अगर ना कर सके तो फिर क्या वो इस जो उनका लॉन्ग मार्च का जलसा होगा इसको धरने में तब्दील करेंगे? अभी देखें, ये कहना तो कबल वक्त होगा, ये तो ज्यादा वही बता सकते हैं, उन्होंने शायद अपने। लेकिन ब्रेक हो जाने से पहले आपने बड़ी अच्छी बात की है कि इमरान खान समझाएं भी हकीकी आजादी। एक तो देखें ना, हकीकी आजादी का मायने उनको आवाम को समझाना होगा, और उनका फर्ज भी बनता है बतौर पॉलिटिशियन। और देखिए बतौर पॉलिटिशियन आपने तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठना होता है। आपका रवैया ये नहीं कि मैं ना मानूं, ये ना ही आप अनोखे लड़ले हैं, आप भी उसी तरह के सियासतदान है जिस तरह के दीगर जमातों के। अहम इदारे की तकर्री के बाद अब तो हुकूमत भी फ्रंट फुट पर खेल रही है। अब तो हुकूमत ऐसे ही है। देखें वो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला है कि जो इक़्तिदार की कुर्सी पे होता है वो समझता है कि ये सभी के लिए ये मैसेज, आपने अवाम के लिए, इस मुल्क की खुशहाली और इस मुल्क के अवाम के लिए कुछ करना है, ये सभी की जिम्मेदारी, और तमाम स्टेक होल्डर्स मिलके इसको। सर आप बहुत शुक्रिया, आपने आज प्रोग्राम को टाइम दिया। अब सवाल ये है कि हकीकी आज़ादी जिसकी इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, वो आज़ादी इमरान खान साहब को या उनके फॉलोअर्स को चाहिए किससे? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। वक्त खत्म हो चुका, कल आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।